क्या होगा अगर कैंग द कॉन्करर, घोस्ट राइडर और शक्तिमान के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? और इन तीनों में से सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट कैंग द कॉन्करर, डेमन फ्रॉम हेल, एंटी-हीरो घोस्ट राइडर या इंटर्न सुपर हीरो शक्तिमान? तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना ताकि तुम कुछ भी मिस ना करो। तो कैंग, शक्तिमान और घोस्ट राइडर तीनों अपनी सुपर पावरफुल और सुपर डिस्ट्रक्टिव स्टैंड की वजह से मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअली उन्हें हरा पाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंग वर्सेस शक्तिमान की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें शक्तिमान की, तो शक्तिमान हमें पहली बार 1997 के एक टीवी शो में देखने को मिला था और ये पहली सुपर हीरो सीरीज थी जो पूरे भारत में फेमस हुई थी। बात करें शक्तिमान के ओरिजिन की, तो मानवता की शुरुआत में इंसान बहुत सुखी थे, पर सदियां बीती और 3 युग बीते और वही इंसान जो इतने टाइम से शांति और प्यार से रह रहे थे, उनके दिल में लालच और बुराई आने लगी और इसी लालच और बुराई से इंसानियत खोखली होकर टूटती रही अगले 6000 सालों तक। और इस सब को रोकने के लिए ऋषियों का एक समूह जो कि खुद को सूर्यवंशी बुलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना और उस इंसान को कुंडलिनी योगा के द्वारा अपने शरीर के साथ चक्रों को जागृत करके उनकी पावर्स को कंट्रोल करना सिखाया और इन चक्रास को जागृत करके उसे बहुत सारी सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स मिली और इन पावर्स पर पूरा कंट्रोल पाने के लिए उसने अपनी बॉडी को एक यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर दिया और डेथ की जगह उसे मिली सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स और उसकी बॉडी 5 लाइफ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो गई, जिससे उसे इन 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल मिला और उसने पूरी दुनिया से लालच और बुराई को खत्म करने की प्रतिज्ञा ली। और उसके इसी काम को देखते हुए एक रिपोर्टर जिसका नाम गीता विश्वास था, उसने उसका नाम शक्तिमान रखा और बाद में हमें पता चलता है कि शक्तिमान एक्चुअली श्री सत्या का पुनर्जन्म है जो कि महाभारत के टाइम में सूर्यवंशी का हिस्सा थे और वो अपनी इस लाइफ में एक नॉर्मल फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो शक्तिमान के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी, फ्लाई, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंट मैनिपुलेशन और इमोर्टैलिटी जैसी पावर्स हैं। शक्तिमान अपनी बॉडी को 5 लाइफ एलिमेंट फायर, एयर, अर्थ, स्पेस और वाटर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी यही चीज उसे इमोर्टल और अनडिफीजेबल बना देती है, क्योंकि अगर समहाउ कोई उसे मारकर उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और जब तक हमारे यूनिवर्स में फायर, एयर, अर्थ, स्पेस या वाटर में से कोई एक भी एलिमेंट है तब तक शक्तिमान को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर शक्तिमान का कोई एनिमी शक्तिमान को मारना चाहता है तो पहले उसे पूरे यूनिवर्स से इन 5 लाइफ एलिमेंट्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, या इन अदर वर्ड्स पूरे यूनिवर्स को, उसके बाद खुद की बॉडी को और उसके बाद शक्तिमान को। पर अगर एक भी लाइफ एलिमेंट बच गया तो शक्तिमान दोबारा से रिबॉर्न हो जाएगा। शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, स्पेस में विदाउट ऑक्सीजन सांस ले सकता है, डायमेंशंस के बीच में ट्रैवल कर सकता है और सुपरमैन की तरह अपनी आंखों से लेजर लाइट भी छोड़ सकता है। और शक्तिमान की ये सब पावर्स उसे मार्वल और डीसी के बहुत सारे सुपर हीरो से कई गुना ज्यादा पावरफुल बना देती है। साथ ही शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है जिससे उसे अपने यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है सब पता होता है। तो ये थी शक्तिमान की पावर्स और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं कैंग की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैंग कितना पावरफुल है। तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका असली नाम नथानियल रिचर्ड्स है, जिसकी स्टोरी शुरू होती है आज से लगभग 900 साल बाद 31st सेंचुरी फ्यूचर में। कैंग की स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें टाइम ट्रैवल, टाइमलाइन, मल्टीपल कैंग, कैंग के वेरिएंट्स और कैंग काउंसिल जैसी बहुत सारी चीजें हैं। तो नथानियल रिचर्ड्स 31st सेंचुरी में पैदा होता है और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स की फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि अभी तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं है क्योंकि कॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी हुए हैं जिससे ये पता लगता है कि ये डॉक्टर डूम से रिलेटेड है, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। और खुद कैंग भी ये नहीं जानता कि एक्चुअल में उसके एंसेस्टर्स कौन है और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए वो अपने पास्ट पर रिसर्च करना शुरू करता है और उसे पता चलता है रिचर्ड्स टाइटल, अर्थ 616, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम के बारे में। और इसी दौरान उसे अपने एंसेस्टर्स की एक टाइम मशीन भी मिलती है और वो अपने सवालों का जवाब जानने के लिए टाइम ट्रैवल करता है और पहुंच जाता है एंशिएंट इजिप्ट में, जिसके बाद वो अपने मिशन को भूलकर और अपनी आइडेंटिटी को चेंज करके पूरे इजिप्ट को कैप्चर कर लेता है और वहाँ का एक फैरो बन जाता है जो कि वहाँ के लोगों के लिए गॉड की तरह था, क्योंकि वो फ्यूचर से आया था और वो ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में जानता था जो उस टाइम के लोग सोच भी नहीं सकते थे। और वो वहाँ पर पास्ट के सभी इवेंट्स, टाइमलाइन और आगे क्या होने वाला है सब कुछ जानता था। और वहाँ पर नथानियल आराम से रह रहा था, पर तभी फैंटास्टिक फोर की टीम वहाँ पर आ जाती है टाइमलाइन को सिक्योर करने के लिए। और क्योंकि नथानियल के पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है इसलिए वो इस फाइट को हार जाता है और फैंटास्टिक फोर उसे उस टाइमलाइन से भगा देते हैं, क्योंकि नथानियल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था। और ये बात याद रखना कि वो अभी तक कैंग द कॉन्करर नहीं बना है और ना ही उसके पास उसका टाइम ट्रैवल या फ्यूचर के एडवांस वेपन्स है। जिसके बाद नथानियल अपनी टाइम मशीन में बैठकर अपने टाइम 30th सेंचुरी में जाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसकी टाइम मशीन
बहुत पुरानी थी और ठीक से काम नहीं कर रही थी, वो पहुंच जाता है करंट टाइमलाइन में, जहां पर एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम ये सब होते हैं, जहां पर वो डॉक्टर डूम के साथ मिलकर पूरे अर्थ को कॉन्कर करने का प्लान बनाता है। पर इस टाइमलाइन में भी एवेंजर्स उसे बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं, जिसके बाद वो फिर से अपनी टाइम मशीन में बैठकर दोबारा से अपने टाइम 30 सेंचुरी में जाने की ट्राई करता है। पर पता नहीं उसकी टाइम मशीन क्या ही है, इस बार वो पहुंच जाता है इस टाइम से 2000 साल आगे 14 सेंचुरी में। और जब वो यहाँ पहुंचता है तो वो देखता है कि ह्यूमंस और मशीन्स के बीच में वॉर चली हुई है और ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, क्योंकि उन मशीन्स के पास ऐसी वेपन्स थी जो उस टाइम की नहीं थी बल्कि काफी पुरानी थी, इसलिए वहाँ पर कोई भी उन वेपन्स को यूज करना नहीं जानता था। पर क्योंकि नथानियल पास से आया था और ये मशीन्स उसी के टाइम की थी, इसलिए वो इन मशीन्स को यूज और ऑपरेट करना जानता था, जिसके बाद वो इस वॉर को रोकने की जगह इन वेपन्स और टेक का यूज करके खुद को अपग्रेड करता है, अपने लिए एक आर्मर बनाता है, 40 सेंचुरी की पूरी अर्थ को ही कॉन्कर कर लेता है, जिसके बाद वो एक न्यू आइडेंटिटी लेता है और नथानियल रिचर्ड्स से बन जाता है कैंग द कॉन्करर। जिसके बाद वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि अपने टेक और फ्यूचर के एडवांस वेपन्स का यूज करके उस टाइम की पूरी गैलेक्सी तक को कॉन्कर कर लेता है। इसके बाद की कैंग की स्टोरी में इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल है कि उसे मास्टर ऑफ टाइम भी कहा जाता है और इसी टाइम ट्रैवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हैं। इसके अलावा कैंग की स्टोरी में काउंसिल ऑफ कैंग भी है, जहाँ पर मल्टीवर्स के सभी कैंग है और वहाँ पर है एक प्राइम कैंग, और इस प्राइम कैंग का सिर्फ एक मिशन है, हर एक टाइमलाइन के हर एक यूनिवर्स को कॉन्कर करना। बात करें पावर्स की तो कैंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और कैंग की मेन वेपन और पावर है उसका टाइम ट्रैवल और फ्यूचर का एडवांस टैक। साथ ही कैंग जीनियस लेवल इंटेलिजेंट, एक स्किल टैक्टिशियन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट का मास्टर भी है, जिसके पास उसका फ्यूचर का एडवांस टैक और आर्मर है जो कि उसे सुपरमैन स्टैंड, स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी जैसी पावर्स प्रोवाइड करता है। साथ ही कैंग ने बैकअप प्लान के लिए अपने कुछ क्लोन्स भी बना के रखे हैं जो कि फिलहाल तो अनकॉन्शियस है, पर जैसे कैंग मरने वाला होगा कैंग का आर्मर उसकी कॉन्शियसनेस को उसके इन क्लोन्स में शिफ्ट कर देगा और कैंग उन क्लोन्स में दोबारा से जिंदा हो जाएगा, जो कि अलग अलग टाइमलाइन के अलग अलग यूनिवर्सेस में सेफ है, और ये चीज कैंग को ऑलमोस्ट इमॉर्टल बना देती है। तो ये थी कैंग की पावर्स, और कैंग और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो कैंग द कॉन्करर एमसीयू का नया मल्टीवर्स लेवल थ्रेट है जो कि रियलिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और वो अपने टाइम के पूरे प्लेनेट, गैलेक्सी और टाइमलाइंस तक को कॉन्कर कर चुका है, और इन सब चीजों के लिए कैंग के पास उसकी मेन वेपन है उसका टाइम ट्रैवल और फ्यूचर का एडवांस टैक और वेपन। और दूसरी तरफ शक्तिमान के पास सुपर नेचुरल और मैजिकल पावर्स है जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन तक को सर्वाइव कर सकता है, इसलिए कैंग के किसी भी वेपन का शक्तिमान पर कोई भी असर नहीं होगा। शक्तिमान का 5 लाइफ एलिमेंट्स पर फुल कंट्रोल है और वो उन्हें अपने हिसाब से मैनिपुलेट और यूज कर सकता है, जिसमें वाटर भी है, पर मोस्ट ऑफ द चांसेस हैं कि आयरन मैन की तरह कैंग का भी सूट वाटरप्रूफ होगा, इसलिए कैंग को हरा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। कैंग अपने दूसरे वेरिएंट्स या वेरिएंट्स की पूरी आर्मी को बुलाकर इस फाइट को जीतने की कोशिश कर सकता है, पर इससे भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि शक्तिमान इमॉर्टल है, और अगर समहाउ कैंग अपनी पावर्स का यूज करके शक्तिमान की पूरी बॉडी तक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसकी बॉडी को दोबारा से रिवाइव कर देंगे। हाँ, अगर कैंग टाइम ट्रैवल करके पास में जाके किलविश से पाप मणि ले आए वो अलग बात है। इसके अलावा कैंग के पास उसका फ्यूचर के एडवांस टैक और वेपन्स तो हैं, पर फिर भी उसकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, और वो शक्तिमान के एक सिंगल पंच को भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसके अलावा शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल भी कर सकता है जो कि उसके लिए इस फाइट में एक प्लस फैक्टर होगा, क्योंकि शक्तिमान के पास कॉस्मिक अवेयरनेस है और डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल भी कर सकता है, इसलिए बहुत ही जल्द वो समझ जाएगा कि कैंग टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। और जैसे ही कैंग टाइम ट्रैवल का बटन दबाने वाला होगा शक्तिमान लाइट की स्पीड से ट्रैवल करके उसे रोक कर उसे हरा देगा, और कैंग को मारेगा नहीं क्योंकि शक्तिमान बुराई को खत्म करता है, बुरे लोगों को नहीं। अगर कैंग टाइम ट्रैवल करके पास में जाके शक्तिमान को पैदा होते ही मार दे वो अलग बात है, पर ऐसा करने पर कैंग और शक्तिमान की कभी फाइट ही नहीं होगी क्योंकि ना ही वो कभी बड़ा होगा, ना ही उसे उसकी पावर्स मिलेंगी और ना ही वो कैंग से मिलेगा, इसलिए फाइट कभी होगी नहीं। और अगर कैंग ऐसा नहीं करता तो कैंग ना ही शक्तिमान को मार सकता है ना ही उसे हरा सकता है, जबकि शक्तिमान कैंग को मार भी सकता है और उसे हरा भी सकता है, इसलिए शक्तिमान इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर होगा और फाइट में चाहे जो भी हो इन दी एंड जीतेगा शक्तिमान ही। तो बात करते हैं शक्तिमान वर्सेस घोस्ट राइडर की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। बात करें घोस्ट राइडर की तो घोस्ट राइडर एक एंटी हीरो है जिसका सर और पूरी बॉडी हेलफायर से जलती रहती है। घोस्ट राइडर को उसकी पावर्स मिलती है ह्यूमन बॉडी और ज़राथोस के कॉम्बिनेशन से जो कि एक डिमोनिक सोल है। घोस्ट राइडर कितना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो सकता है इसका आइडिया तुम इसी बात से लगा सकते हो कि खुद हेल का राजा लूसिफर उस पर अपनी मैजिकल पावर से नजर रखता है, क्योंकि लूसिफर का मानना है कि अगर घोस्ट राइडर ने अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वो एक अल्टीमेट किलिंग मशीन बन जाएगा और पूरी ह्यूमैनिटी को कुछ ही घंटों में पूरी तरह से खत्म कर देगा। और लूसिफर
बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि ऐसा होने पर हेल और हेवन का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। बात करें कुछ बेसिक पावर्स की, तो घोस्ट राइडर के पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी वगैरह वगैरह के अलावा किसी के भी सिर्फ आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल और बॉडी को डिस्ट्रॉय करने या किसी को भी सिर्फ देखकर उसकी बॉडी और सोल को हेलफायर से जलाने जैसी पावर्स हैं। इसके अलावा घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी हैं, जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब या हेल में ट्रैप कर सकता है और उसकी बॉडी को हेलफायर से डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही घोस्ट राइडर इमॉर्टल है और इवन अपना पूरा सिर फट जाने के बाद भी उसे दोबारा से रीग्रो कर सकता है। घोस्ट राइडर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में इमॉर्टल है, पर अगर समहाउ कोई उसके होस्ट को उसके नॉर्मल फॉर्म में मार भी देता है, फिर भी घोस्ट राइडर नहीं मरेगा, बल्कि उसके फ्रेंड्स या फैमिली में से कोई और घोस्ट राइडर बन जाएगा मेफिस्टो के कर्स की वजह से। और ये सब चीजें घोस्ट राइडर को ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल बना देती हैं। तो ये थी घोस्ट राइडर की पावर्स, और घोस्ट राइडर और शक्तिमान की पावर्स को अच्छे से जान लेने के बाद अब बात कर लेते हैं फाइट कंपैरिजन की और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है और फाइट होने पर कौन जीतेगा। तो घोस्ट राइडर बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि अपने हेलफायर से थॉर के म्योनिर तक को मेल्ट कर चुका है, और वो किसी को भी सिर्फ देखकर या उसकी आंखों में देखकर पैनिक स्टेयर्स के थ्रू उसकी सोल और बॉडी को टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है, जो कि उसे किसी भी फाइट में उसके ओपोनेंट के खिलाफ एक एडवांटेज देती है। पर शक्तिमान के खिलाफ फाइट में सारे रूल्स चेंज हो जाएंगे। शक्तिमान 5 लाइफ एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है, और मान लो घोस्ट राइडर समहाउ शक्तिमान को हराकर उसकी पूरी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, फिर भी शक्तिमान नहीं मरेगा, बल्कि 5 लाइफ एलिमेंट्स उसे दोबारा से रिवाइव कर लेंगे। और क्योंकि शक्तिमान ने आज तक कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए घोस्ट राइडर के पैनिक स्टेयर्स का भी शक्तिमान पर कोई भी असर नहीं होगा। घोस्ट राइडर के पास चेन, नाइफ और शॉटगन जैसी वेपन्स भी है, जिनके सिर्फ टच होते ही वो सामने वाले की सोल को अब्सॉर्ब और बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। पर अगेन, जब तक यूनिवर्स में 5 लाइफ एलिमेंट्स में से कोई एक भी अवेलेबल है, तब तक शक्तिमान को मार पाना इम्पॉसिबल है, और वो लाइफ एलिमेंट शक्तिमान को दोबारा से जिंदा कर देंगे। हाँ, अगर घोस्ट राइडर किलविश को ढूंढकर उसे पाप मणि ले आए, वो अलग बात है। दूसरी तरफ शक्तिमान के पास भी बहुत सारे मैजिकल और सुपर पावरफुल अटैक्स हैं, पर घोस्ट राइडर ह्यूमन बॉडी और डीमन का कॉम्बिनेशन है, जो कि ऑलरेडी मर चुका है, इसलिए वो दोबारा से नहीं मर सकता। इसलिए शक्तिमान का पावरफुल से पावरफुल अटैक भी घोस्ट राइडर को हरा तो सकता है, पर मार नहीं सकता। इसलिए शक्तिमान के लिए अपने पावरफुल से पावरफुल अटैक से भी घोस्ट राइडर को मार पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पर शक्तिमान बुराई को मारता है, बुरे लोगों को नहीं। इसलिए शक्तिमान हर हाल में घोस्ट राइडर के होस्ट जॉनी ब्लेज को बचाने की कोशिश करेगा, और घोस्ट राइडर के साथ अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक करके फाइट करेगा, ताकि उसका होस्ट जॉनी ब्लेज हार्म ना हो। और दूसरी तरफ घोस्ट राइडर ने अपने होस्ट जॉनी ब्लेज से ये प्रॉमिस किया है कि वो सिर्फ बुरी सोल्स को ही कंज्यूम करेगा, इसलिए वो भी शक्तिमान के खिलाफ होल्ड बैक करेगा। और ये दोनों ही एक दूसरे को मारने के बजाय एक दूसरे को हराने या कैद करने की कोशिश करेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि ये फाइट अगले हजारों सालों या इटर्निटी तक ऐसे ही चलती रहे, और ये दोनों ही ऐसे ही लगातार कई हजार सालों तक फाइट करते रहे, क्योंकि ये दोनों इमॉर्टल है और कई हजार सालों तक बगैर थके फाइट कर सकते हैं। पर इन दी एंड बात करें ओवरऑल रिजल्ट्स की, तो इस फाइट के जीतने के चांसेस शक्तिमान के ज्यादा है, क्योंकि ओवरऑल पावर्स में शक्तिमान घोस्ट राइडर से ज्यादा पावरफुल है। जहां पर घोस्ट राइडर सिर्फ हेलफायर को कंट्रोल कर सकता है, वहीं पे शक्तिमान फायर के साथ साथ एयर, वाटर, स्पेस और अर्थ को भी कंट्रोल कर सकता है। और फाइट में चाहे जो भी हो, पर एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस फाइट में जीतेगा शक्तिमान ही। बाकी आपके हिसाब से इस फाइट के और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।